नमस्कार रेल साथियों, हम सोल्व कर रहे थे रायपुर डिवीजन का आपके 25% IIM को कोटे का CNW का जेई का पेपर सोल्व कर रहे थे। तो हमने दो पार्ट में इसको अब तक हल कर लिया था, 1 से लेकर के 33 तक, और दूसरे पार्ट में 34 से लेकर 36 तक हमने इसको सोल्व कर लिया था। उसके बाद हम इसको 67 से 100 तक लेंगे। तो चलिए 67 में चलते हैं। सिक्सटी सेवन में देखते हैं क्या है। यहाँ 67 का जो प्रश्न है वो पूछा है इन्होंने BOBR बोबार का दरवाजे का प्राथमिक लॉक क्लियरेंस पूछा है। तो वो कितना होता है। द प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ बोबार डोर इज, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3 mm, 5 mm, 7 mm और 4 mm। सबसे पहले आपको यहाँ जो ये समझना जरूरी है कि बोबार कौन सा वैगन होता है। पहले तो ये जानना जरूरी है, कई तो ये भी नहीं जानते होंगे कि BOBR है, बोब आर क्या है। तो ये आपके बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज ऊपर वैगन टाइप बोब आर वैगन आर डेवलप्ड फॉर मूवमेंट ऑफ bunk qualities of coal from collieries to nearest unloading points such as thermal power station and ports। यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है BOBR का फुल फॉर्म होता है वो होता है बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज ओपिरियागंज। तो इसका जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है दरवाजे का प्राथमिक लॉक क्लियरेंस, द प्राइमरी लॉक क्लियरेंस। तो वो आपके 5 mm आता है, वो आपके 5 mm आता है, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर जो 6 सेट है वो है आपके द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू बफर एज। तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम ऊंचाई पूछी है, बफर ऊंचाई पूछी है रेल स्तर से, रेल लेवल से। तो वो आपके 1105 होती हैं। ये लगभग जेई की तैयारी करने वाले लगभग सभी जानते होंगे। और ये आपके जो 1105 mm होती है ये टेयर कंडीशन में होती है, ये आपके टेयर कंडीशन में होती है। और यहीं पे यदि वो आपको पूछता है लोडेड कंडीशन में मिनिमम पूछता है तो मिनिमम आपके लोडेड कंडीशन में 1030 mm हो जाएगी। तो ये प्रश्न कभी ये 1030 mm पूछता है, कभी 1105 mm पूछता है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट पूछी है तो मैक्सिमम हो जाती है 1105 और मिनिमम हो जाती है आपके 1030। अगर वो मिनिमम पूछता तो 1030 हो जाती, यहाँ पे वो आपके मैक्सिमम पूछा है तो 1105 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये दोनों बफर हाइट होती नहीं है। इसके अलावा 1090 और 1095 होती है, दो होती हैं। जो ये आपके 90 होती है जो मिनिमम मैक्सिमम होती है, यानी कि लोडेड कंडीशन में मिनिमम पूछे, लोडेड कंडीशन में मिनिमम पूछे
तो 1090 होती है, 1090 होती है। लोडेड टेयर में मिनिमम पूछे तो 1090 होती है और प्रोडक्शन यूनिट पे 1095 होती है। तो कभी इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर जो 69 है वो पूछा है मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉकेज। तो यहाँ पे जो योर आंसर इज ऑप्शन डी, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक यानी कि जो हेड स्टॉक से न्यूनतम स्वीकार्य बफर प्रक्षेपण यानी कि क्या है, तो वो आपके मिनिमम पूछता है बफर प्रोजेक्शन में हेड स्टॉक से, तो वो मिनिमम पूछेगा तो आपके 584 आएगा, 584 आएगा। और यदि वो मैक्सिमम पूछता है तो 635 आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है वो मिनिमम पूछा है, इसलिए आपका 584 आंसर राइट हो जाएगा। 584 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वहीं पे अगर ये मैक्सिमम पूछ लेता तो 635 हो जाता, 635 हो जाता, जो कि ऑप्शन ए में है। और यहाँ इन दोनों का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका 584 होगा। और यही यदि आपको वो यहाँ न्यूनतम की बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है, अगर यहीं पे वो मैक्सिमम की बात करता तो ऑप्शन ए हो जाता 635। तो ये आपका 69 था। चलिए 70 पे आते हैं। 70 बोल रहा है बीसीएन वैगन पर 930 व्हील व्यास के लिए बफर ऊंचाई को समायोजित करने के लिए केसनब 22W को छोड़कर इस्तेमाल किया गया पैकिंग का टुकड़ा है। तो यहाँ केसनब 22 की बात कर रहा है, तो 37 देखिए बीसीएन वैगन पर 903 व्हील व्यास के लिए बफर ऊंचाई को समायोजित करने के लिए केसनब 22W को छोड़कर इस्तेमाल किया गया पैकिंग टुकड़ा है। तो वो आपके 37 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 37 ये बीसीएन वैगन पर है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है WRA के लिए न्यूनतम वायु दाब आवश्यक है। WRA के लिए जो मिनिमम दाब है वो कितना चाहिए, तो यहाँ WRA की फुल फॉर्म होती है, WRA की फुल फॉर्म होती है वाटर रेजिंग अपार्ट्स। तो यहाँ पे जो इसके लिए वायुदाब मिनिमम वायुदाब पूछा है, यानी कि मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA इज, तो मिनिमम आपका 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो प्रश्न नंबर 72 है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर एफपी का यहाँ जो मतलब होता है वो फीड पाइप होता है। फीड पाइप प्रेशर रशिंग टू बी, यहाँ बीपी का ब्रेक पाइप होता है, ब्रेक पाइप पाइपलाइन। तो यहाँ कभी एफपी और आपके बीपी इन दोनों की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है प्रश्न पत्र पे। तो यहाँ एफपी का फीड पाइप होता है और बीपी का ब्रेक पाइप होता है। इसका जो कलर होता है वो एफपी का व्हाइट होता है और इसका जो बीपी का कलर होता है वो आपके ग्रीन होता है। ये कलर भी पूछा जाता है। फिर इनके प्रेशर की बात करें तो इनका 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और बीपी के प्रेशर की बात करें तो आपके 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपको एक अलग से ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो अलग पूछ रहा है। यहाँ बीपी पाइपलाइन के लिए एफपी दबाव के कारण क्या है, यहाँ रीजन पूछा है। व्हाट इज द रीजन फॉर एफपी प्रेशर रशिंग टू बी पाइपलाइन। तो यहाँ पे जो रीजन होगा वो डीवी का डिफेक्टिव यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डिफेक्टिव होगा। यहाँ पे ये आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 में। नेक्स्ट इन्होंने 73 में जो पूछा है वो देख लेते हैं। एएफआई के अनुसार एक माल लोड में कितने रिसाव की अनुमति है, तो वो वैगन की संख्या के बराबर है। ये यहाँ
ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर जो 74 है उसमें पूछा है BOB आर वैगन पर दरवाजे के संचालन के लिए न्यूनतम दबाव की आवश्यकता होती है। तो यानी मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑन BOB आर वैगन हिच, तो वो 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 है। 75 WSP से संबंधित है। WSP क्या है? तो व्हाट इज WSP? तो WSP होता है जो आपका व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी भी है। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, उस हिसाब से आपका ए आंसर इज यहाँ ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप ये ऊपर देख सकते हैं, व्हील स्लाइड सुरक्षा, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ। यानी कि WSP का हो गया व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। जो 76 है वो भी देख लेते हैं। LSD क्या है? तो LSD लोड सेंसिंग डिवाइस होता है। लोड सेंसिंग डिवाइस, LSD का मतलब होता है, एल फुल फॉर्म पूछ रहा है तो यहाँ लोड सेंसिंग आपका डिवाइस हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कई बार रिपीट हुआ है। दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपको एक तो WSP और एक आपके LSD और एक आपके WR, ये तीनों का आपको रट लेना है। ये तीनों में से एक, यहाँ दो तीनों आए हैं लेकिन ये तीनों में से एक प्रश्न जरूर आता है। WSP का व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, LSD का लोड सेंसिंग डिवाइस होता है और WRA का वाटर रेजिंग अपार्ट्स होता है। WRA का वाटर रेजिंग अपार्ट्स होता है। तो तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। WRA वाटर रेजिंग अपार्ट्स और LSD लोड सेंसिंग डिवाइस और WSP का होता है आपके व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है। तो ये तीनों आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो 77 है। विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम? तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ दो होता है, एक यहाँ लिखा भी है, एक होता है आपके BMBS और दूसरा होता है आपके यहाँ BMBC, ये दो होते हैं। तो पहले BMBS का समझ लेते हैं। BMBS का होता है आपके बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो इसमें आपके L टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज किया जाता है। और ये जो दूसरा है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यहाँ C4 सिलेंडर है, यहाँ S4 सिस्टम है। तो जहां BMBC आ जाए, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, वहां पे K टाइप का किया जाता है, वहां पे K टाइप का किया जाता है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ BMBS के लिए L टाइप होता है और BMBC के लिए K टाइप होता है। तो यहाँ कौन सा पूछ रहा है? यहाँ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम है तो यहाँ L टाइप हो जाएगा। यहाँ पे आपका L टाइप हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन ए में है, L टाइप। तो यहाँ L टाइप ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पूछता तो K टाइप हो जाता, ये फिर बी आंसर हो जाता K टाइप। लेकिन यहाँ सिस्टम पूछा है तो सिस्टम के लिए L टाइप हो जाएगा। और इनके जो कंडम की बात करें वो L टाइप 10 mm पे होता है, 10 mm पे इसको बदल दिया जाता है ब्रेक ब्लॉक को, L टाइप को। और K टाइप को 12 mm पे बदला जाता है, K टाइप को 12 mm पे बदला जाता है। यानी L टाइप को 10 mm पे बदल दिया जाता है, कंडम साइज है इसकी है, और इसको 12 mm पे बदल दिया जाता है। ये भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपकी जानकारी एक्स्ट्रा हो गई
इससे रिलेटेड हो गई, तो ये गलती नहीं होना चाहिए और कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। यहाँ बताने का मकसद यही है साथियों कि यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये अपना मकसद है, इसलिए आपको BMBS भी बताया और BMBC भी बताया। दोनों में फर्क ओनली एस का और सी का है। S4 सिस्टम होता है BMBS में, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, और दूसरे में जो होता है वो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है। तो BMBS के लिए L टाइप होता है जो कि 10 mm पे कंडम कर दिया जाता है, और दूसरा जो BMBC है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है जो कि 12 mm पे कंडम कर दिया जाता है, जो कि आपके K टाइप का होता है। यहाँ BMBC K टाइप का होता है और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में L टाइप का होता है। तो यहाँ जो 77 में आंसर होगा वो L टाइप होगा। यदि वहां बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ब्रेक सिलेंडर पूछता तो K टाइप हो जाता, लेकिन यहाँ L टाइप होगा 77 में A। और ये जो 78 है ये पितृत्व अवकाश कितने दिनों के अंदर स्वीकृत किया जाता है। तो यहाँ पितृत्व अवकाश के बारे में पूछा है, विथ इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे अपन इसको क्लियर करते हैं। जो पैटर्निटी लीव मिलती है वो सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों पर मिलती है, तीसरे बच्चे पे नहीं मिलती है, और ये 15 दिन की मिलती है। प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को 15 दिन की मिलती है एक बच्चे के लिए, 2 बच्चों के लिए 30 दिन हो जाती है। दूसरी शर्त इसमें यह है कि यहाँ पैटर्निटी लीव जो 15 दिन की मिलती है वो आपको डिलीवरी पीरियड से 6 महीने के अंदर अंदर लेनी होती है। अगर 6 महीने के बाद लेते हैं तो ये लैप्स हो जाती है, 6 महीने के बाद ये लैप्स हो जाती है, तो आपको इसको 6 महीने के अंदर अंदर लेना होता है। तीसरी बात यह है कि सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों पर मिलती है, सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों पे मिलती है। और ये आपके पैटर्निटी लीव लागू हुई थी आपके 7/10/1997 से ये आपके लागू हुई थी। ये भी आपको रेलवे में आपके ये 7/10/1997 से लागू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने अलग से बताया, ये चीज आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पितृत्व कितने दिनों के अंदर स्वीकृत किया जाता है, तो ये 6 माह होता है, ये 6 माह होता है। विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड, तो ये आपके ऑप्शन ए 6 मंथ। ये आपका शायद किसी का सब जानते होंगे लगभग इसके बारे में, तो यहाँ 78 में ए आ जाएगा। एक रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम LAP अवकाश कितने दिनों का स्वीकृत किया जा सकता है। तो एक बार में आपको 180 दिन का LAP स्वीकृत किया जा सकता है, यानी इसको 180 दिन को आप 6 मंथ बोल सकते हैं, 180 को 6 मंथ बोल सकते हैं। What is the maximum period of leave on average pay at a time that a railway servant may be granted, तो ये 180 days है, इसको आप 6 मंथ भी बोल सकते हैं, इसको आप 6 मंथ भी बोल सकते हैं। एक रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम औसत वेतन अवकाश कितने दिनों का स्वीकृत किया जा सकता है, तो वो आपके आ जाएंगे 180 दिन। चलिए नेक्स्ट है, एक रेलवे महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार है। तो यहाँ तीनों आ गए, तो हम फिर बता देते हैं। एक महिला रेल कर्मचारी को, फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है, 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है। इसको आप 6 महीने भी बोल सकते हैं, और यदि ये आपको वीक में पूछता है तो इसको आप 26 वीक भी बोल सकते हैं, 26 वीक भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये आपके लागू हुई थी 1/9/2008 से, ये आपके रेलवे में लागू हुई थी मैटरनिटी लीव, और ये 6 महीने की मिलती है, और ये सबसे बड़े 2 बच्चों पर मिलती है, तीसरे बच्चे पे ये नहीं मिलती है। सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों पर, सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों पर ये मिलती है। ये चीजें आपको यहाँ ध्यान में रखने की जरूरत है। और थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा और आप ध्यान रख सकते हैं, ये चीजें विवाहित महिला यानी कि मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए लागू है, अनमैरिड के लिए भी ये लागू है, दोनों के लिए लागू है। और एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है, यदि गर्भपात का मैटर आता है, अबॉर्शन का मैटर आता है, तो उसमें भी ये विवाहित और अविवाहित, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए लागू है। तो वो आपको 45 दिन का मिलता है अबॉर्शन पीरियड, अबॉर्शन के लिए, गर्भपात के लिए 45 दिन होता है। और इसको यदि वीक बोले तो आपको 6 वीक यहाँ बोलेंगे, 6 वीक में पूछे तो 6 वीक, और दिनों में पूछे तो 45 दिन।
ये अबॉर्शन के लिए आता है और दोनों के लिए लागू होता है, मैरिड के लिए और अनमैरिड के लिए। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा एक रेलवे महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का हकदार है। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर 180 दिन बनेगा, जो कि आपके ये 1/9/2008 से लागू हुआ था। चौथा जो प्रश्न है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। एक रेलवे कर्मचारी का औसत वेतन अवकाश किस दर से जमा किया जा सकता है? तो ये 2.5 दिन प्रति माह आएगा। LAP शैल बी क्रेडिट टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, तो ये 2.5 दिन पर मंथ आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि एक साल की हमें 30 LAP मिलती है, तो 30 LAP में एक कैलेंडर वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 का भाग दीजिए तो ये 2.5 डेज आपके आ जाएगा। ये 12 से 2.5 दिन आ जाएगा। इस प्रकार से ये 2.5 दिन प्रति माह बनता है। तो यहाँ जो 81 में बनेगा वो ए आंसर बनेगा। LAP शैल बी क्रेडिट टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, तो ये 2.5 डेज पर मंथ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 82, इसीलिए आप HLAP के कर सकते हैं। HLAP के लिए आपको 20 में से 12 का भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पे 1 और 1.6 यहाँ बनेगा। 12 चक्की 72 और 1.6 यहाँ HLAP के लिए बनेगा, लेकिन पूछा नहीं है HLAP का, इसलिए अपन यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 82 का देख लेते हैं। जब कोई अवकाश स्वीकृत ना हो तो स्वीकृत अवकाश निम्न में से कौन सा है? तो वो है असाधारण अवकाश। अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं। व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव गारंटेड इज नाउन एज, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL। यहाँ पे EOL दी जाएगी आपको। जब कोई अवकाश स्वीकृत नहीं होता है तो EOL दी जाती है। EOL होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो यहाँ ऑप्शन आपका 82 में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, औसत वेतन अवकाश कितने दिनों तक अधिकतम नकदीकरण किया जा सकता है? चलिए यहाँ नकदीकरण की बात हो गई, तो नकदीकरण का अपन डिटेल से बता देते हैं आपको। यहाँ पे बता देते हैं, ये आपके पूरे सेवा काल में 6 बार नकदीकरण किया जा सकता है। LAP का 6 बार नकदीकरण किया जा सकता है, और ये 10-10 के टुकड़ों में 6 बार किया जा सकता है, यानी 10 LAP का 1 बार किया जा सकता है। तो ये 10-10 के टुकड़ों में 6 बार किया जा सकता है, और 2 वर्ष के गैप पे किया जा सकता है। 2 वर्ष के गैप पे किया जा सकता है, यानी पूरे सेवा काल में 60 LAP का नकदीकरण किया जा सकता है, और वो 2 वर्ष के अंतर पर किया जा सकता है। और यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसके लिए कम से कम आपके अकाउंट में 30 LAP का नकदीकरण, यानी 30 LAP कम से कम होनी चाहिए 10 LAP का नकदीकरण कराने के बाद। तो यानी कितनी LAP आपके अकाउंट में होगी जब आप 10 का नकदीकरण कराएंगे? 40 LAP होगी कम से कम जब आप 10 का नकदीकरण कराएंगे। तो यहाँ 10 का नकदीकरण कराने के बाद अकाउंट में 30 LAP होना जरूरी है। तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि औसत वेतन अवकाश कितने दिनों तक अधिकतम नकदीकरण किया जा सकता है? तो ये 60 दिनों तक है, जो कि 6 बार में 10-10 के टुकड़ों में किया जा सकता है। तो यहाँ मैक्सिमम एनकाशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, तो ये 60 डेज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा है कि ग्रुप सी कर्मचारी 20 वर्ष सेवा या उससे अधिक परंतु 25 वर्ष से कम सेवानिवृत्त होने पर किस दर्जे से पोस्ट सेवानिवृत्त पास का पात्र है? तो वो 1 सेट प्रति वर्ष है। और यहीं पे यदि वो 25 से अबोव पूछ लेता, 25 से अबोव पूछ लेता तो फिर आपका वो 2 सेट प्रति वर्ष हो जाता, लेकिन यहाँ 20 से 25 है, 20 से 25 है, इसलिए 1 होगा यहाँ पे। अंग्रेजी का देख लेते हैं। ग्रुप सी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 20 years and more but less than 25 years of service are entitled to get post retirement passage at the rate of, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 सेट पर annum, यानी कि 1 सेट प्रति वर्ष। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ ग्रुप डी का पूछा है, ग्रुप डी कर्मचारी 20 वर्ष सेवा है उससे अधिक परंतु 25 वर्ष से कम सेवा से होने पर किस दर्जे से पोस्ट सेवानिवृत्त पास का पात्र है? तो वो 1 सेट प्रति वर्ष है। ग्रुप डी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 20 years and more than less than 25 years of service are entitled to get post retirement passage at the rate of, तो ये 1 सेट पर वर्ष आ जाएगा। ये ग्रुप डी के बारे में है।
20 से 25 साल, और ये आपके ग्रुप सी के बारे में है। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, ये एक सेट है। अगर यहाँ पे अगर वो 25 से अबोव भी है, 25 से अबोव भी है तो भी एक सेट ही है, जबकि ग्रुप सी के मामले में यहाँ 2 सेट हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद चलिए 86 पे आते हैं। यात्रा भंग की अनुमति नहीं है यदि तो वो निपटारा पास में यानी सेटलमेंट पास होता है। ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिशन इन केस ऑफ तो सेटलमेंट पास, तो यहाँ आपका यात्रा सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो 87 है, वो देख लेते हैं। अनुशासन एवं अपील प्रक्रिया में मेजर पेनल्टी में किस मानक स्तर का पालन किया जाता है? मेजर पेनल्टी में तो SF5 है। मेजर पेनल्टी के लिए SF5 है। जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF7 है, और माइनर पेनल्टी के लिए SF11 है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो SF5 हो जाएगा। यानी विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इश्यूएंस ऑफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, तो योर आंसर इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी SF5, और फॉर माइनर पेनल्टी SF11। और यहाँ पे जो जांच अधिकारी नियुक्ति होती है वो SF7 की होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 88 है, 88 है। डीम्ड सस्पेंशन के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? डीम्ड सस्पेंशन के लिए या समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन के लिए SF2 का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ जो ये SF1 है ये निलंबन से संबंधित है, निलंबन के लिए किया जाता है। SF3 है जो निर्वावत्तों की स्वीकृति के लिए किया जाता है, और SF4 है जो निलंबन से बहाली के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो SF2 बनेगा डीम्ड सस्पेंशन के लिए। डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 होगा। इसको आप बोल सकते हैं प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन। तो यहाँ जो 88 में आंसर बनेगा वो सी आंसर करेक्ट बनेगा। एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कितने केसों में रक्षा सलाहकार के रूप में बर्ताव में एक समय में काम कर सकता है? तो 7 आएंगे साथियों। यहाँ आपका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 7। हाउ मेनी केसेज आर डीलिंग ये रिटायर्ड एम्प्लॉइज एज ए डिफेंस असिस्टेंट एट ए टाइम, तो वो 7 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये है जब किसी रेल कर्मचारी को निलंबन में रखा जाता है परंतु केवल लघु शास्त्री पत्र जारी किया जाता है तो निलंबन अवधि उसकी ड्यूटी मानी जाएगी, उसकी ड्यूटी मानी जाएगी। व्हेन ये रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली ए माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड दैट ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड इज एज ऑप्शन सी ड्यूटी, तो यहाँ आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि कोई रेल कर्मचारी 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रहता है तो उसको डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाता है। और ये प्रश्न ये पूछ रहा है, ये रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड, तो इसके लिए 48 घंटे आ जाएंगे एक्सीडिंग 48 आवर्स, 48 आवर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 48 घंटे आ जाएगा। यदि आप 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाएगा। यहाँ है निलंबन केस का पुनर्विचार किया जाता है तो वो आपके 3 माह बाद किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केसेज इज डन आफ्टर 3 मंथ्स, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। और ये ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी का निलंबन के दौरान प्रदान किया जाता है, तो निलंबन के दौरान ग्रुप सी और ग्रुप डी को एक सेट पर ईयर पास दिया जाता है। ये ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है, बार आया अच्छा प्रश्न है। यानी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज अंडर सस्पेंशन में बी गिवन, तो 1 सेट ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर, एक सेट पास दिया जाता है ग्रुप सी और ग्रुप डी को निलंबन के दौरान। ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। तो 93 में सी इज करेक्ट आंसर। 94 है, किस नियम रूल के तहत जांच अनिवार्य नहीं है? तो रूल 14(2) है, इसमें किसी प्रकार की जांच अनिवार्य नहीं है। यहाँ रेलवे कर्मचारी को सीधा रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल, तो वो 14(2) है। 14(2) एक ऐसा रूल है जिसके अंदर कोई जांचबीन कोई छानबीन कुछ नहीं होता, सीधा रेलवे से रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
किस नियम रूल के तहत जांच अनिवार्य नहीं है, तो ये नियम 14(2) है। और ये जो 95 है वो देख लेते हैं। सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, निष्कासन अथवा बर्खास्त का दंड लागू निम्न में से कौन कर सकता है, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकता है, नियुक्ति प्राधिकारी होता है वो कर सकता है इसमें। यानी पेनल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय बाय, तो ये आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी नियुक्ति प्राधिकारी कर सकता है। तो 95 में सी आंसर इज करेक्ट। 96 है, निम्न में से कौन सा डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत दंड में नहीं आता है, तो चेतावनी, वार्निंग, ये आपके दंड में नहीं आती है। वार्निंग लेटर आपके दंड में नहीं आता है, केवल एक सचेत किया जाता है, आपको चेताया जाता है कि आप गलतियां कर रहे हो, अगर यही गलतियां आपकी रही तो आपको भविष्य में चार्जशीट दे दी जाएगी। तो ये जो अंग्रेजी में देख लेते हैं इसका, द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वार्निंग। तो ये वार्निंग कोई प्रकार की पेनल्टी नहीं है, एक चेतावनी है जो आपको कार्य के प्रति सजग होने के लिए दी जाती है। फिर भी आप नहीं सुधरते हो तो आपको पेनल्टी इशू कर दी जाएगी। तो ये 96 था जिसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 97 में चलते हैं। 97 बोल रहा है रिप्लाई टू द चार्ज मेमोरेंडम बाय द सीओ, तो वो 10 डेज होता है। चार्ज मेमोरेंडम सीओ द्वारा कितने दिन में रिप्लाई किया जाता है, तो 10 दिन में रिप्लाई किया जाता है। 97 में बी आंसर, 97 में बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, एक्स पार्टी इंक्वायरी कब किया जाना है, जब सीओ उपस्थित नहीं हो। जब सीओ उपस्थित नहीं हो तो एक्स पार्टी द्वारा इंक्वायरी किया जाता है, यानी कि एक्सपर्ट इंक्वायरी में बी हेल्ड व्हेन सीओ डज नॉट अपीयर, तो फिर सीओ द्वारा की जाती है। तो 98 में ए आंसर हो जाएगा, 98 में ए हो जाएगा। यहाँ पे 99 है वो देख लेते हैं। 99 बोल रहा है अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक टाइम स्केल वेतनमान की कटौती निचले स्तर पर गैर संचयी प्रभाव के तहत जिससे सेवानिवृत्त पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो वो लघु शास्ति है, माइनर पेनल्टी, SF 11 है। तो यहाँ पे रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल ऑफ पे फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट cumulative effect and not adversely affecting his pension is, your answer is option B, correct answer option B, minor penalty। और ये यहाँ 99 में आपका बी आंसर हो जाएगा, लघु शास्ति, अंग्रेजी में इसको माइनर पेनल्टी कह सकते हैं। SF 11 स्टैंडर्ड फॉर्म 11 यूज किया जाता है इसके लिए, दीर्घ शास्ति के लिए SF 5 किया जाता है। और चलिए लास्ट प्रश्न है इसका, राजभाषा का वीडियो तो हम अलग से बनाते हैं, राजभाषा का वीडियो हम अलग से बनाते हैं जो सबके लिए उपयोगी होता है। ये सिर्फ जेई वाले और जो टेक्निकल हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जिसमें आपका रैंकर आ जाता है, इंटरमीडिएट आ जाता है, ग्रुप बी के AWM साहब, AP साहब आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, रेल सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1 अक्टूबर 1968 का किस नियम के तहत सामान्य प्रक्रिया की जाती है, तो वो रूल 13 के तहत सामान्य प्रक्रिया की जाती है, नियम 13। विच इज रिलेवेंट रूल इन RS डिसिप्लिन एंड अपील रूल से 1 अक्टूबर 1968 फॉर कॉमन प्रोसीडिंग, तो कॉमन प्रोसीडिंग के अंदर रूल 13 आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कॉमन प्रोसीडिंग यहाँ मैं बता देता हूँ, कॉमन, अगर आपको कॉमन प्रोसीडिंग आता है, अंग्रेजी वर्जन जरूर पढ़िएगा पेपर में, किसी पर्सन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अंग्रेजी वर्जन आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रेलवे वही मानती है, हिंदी को नहीं मानती है। कॉमन प्रोसीडिंग आ जाए तो आपका रूल 13 वहाँ फॉलो होता है, रूल 13, इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, रूल 13 आ जाएगा। तो यहाँ जो है 100 में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये साथियों आपका IOM की कोटा 25 जेई इंटरमीडिएट का प्रश्न पत्र पूर्ण हुआ, और ये पेपर हमको शेयर किया था श्री मुकेश कुमार मीणा जी ने। तो धन्यवाद मुकेश कुमार मीणा जी आपको चैनल के थ्रू, और ये आपका पेपर हमने सोल्व कर दिया है।
और इससे पूरी इंडियन रेलवे के अंतर्गत सभी रेल कर्मियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रेल साथियों को इस पेपर का बेनिफिट मिलेगा। उनको एक गाइड मिलेगा, दिशा मिलेगी अपनी तैयारी को सही दिशा में करने के लिए। तो आपकी सफलता की शुभकामनाओं के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको जेईई के एग्ज़ाम के लिए, जिनकी भी जेईई की एग्ज़ाम तो पूरे इंडियन लेवल पे चलती ही रहती है। और चैनल की तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो और करते रहिए तैयारी। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो लगे रहिए, सिलेक्शन तो एक दिन हो ही जाएगा। और नहीं भी होता है तो कौन से आप बेरोजगार हैं, रेल में आपकी नौकरी तो है ही, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। माइंड फ्री होकर तैयारी करें और बी पॉजिटिव रहें और कोशिश करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद।